हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल इसे हिंदी में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। कहानी पश्चिमी और पूर्वी देशों में कलाकारों की सुंदरता और इच्छाओं की अलग अलग भावना को उजागर करती है। जबकि पश्चिमी आंख सटीक रूप से जीवन को शारीरिक रूप में देखने के लिए तरसती है, पूर्व में कलाकार शिल्प के साथ एक सक्रिय और भावनात्मक जुड़ाव अधिक पसंद करते हैं। वे चाहते हैं कि दर्शक काम में अपना रास्ता खोजे और कलाकृति की प्रशंसा और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को खोजे। उनके लिए यह मूल चीज की एकमात्र कार्बन कॉपी से अधिक मंत्र है और इसमें कल्पना, विश्वास और भावनात्मक गहराई की अधिक शक्तियाँ शामिल हैं। वे अपने काम में आध्यात्मिकता की गहरी भावना पैदा करते हैं, जो इसे जितना अधिक दिखता है उससे अधिक वास्तविक बनाता है। लेखक ने अपनी बात को साबित करने के लिए 3 कहानियों का उल्लेख किया है, जिनमें 2 चीनी लोक कथाओं से और एक बेल्जियम से है। तो चलिए आइए हम पहली कहानी को देखते हैं। पहली कहानी सम्राट के शासन में वू डाओजी नामक एक मध्यकालीन चीनी कलाकार के बारे में है। वह रिजेंट द्वारा अपने निवास की दीवारों को पेंट करने के लिए उसे कहा गया था। उन्होंने पहाड़ों, नदी, बादलों, वन्य जीवन, लोगों आदि की एक सुंदर मध्य रेखा को चित्रित किया। शानदार काम के लिए पहाड़ों की तलहटी में हो गया। इसने एक नई दुनिया के लिए एक पोर्टल खोला। वो ने गुफा में प्रवेश किया और इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया दे, चित्र पतली हवा में गायब हो गया। वो इसके साथ ही गायब हो गया। कहानी एक चीनी किंवदंती बन गई और कन्फ्यूशियस जैसे लेखकों और दार्शनिक से एक समृद्ध विद्या का हिस्सा बन गई। दूसरी कहानी एक चित्रकार के बारे में बताती है, जो रहस्यों और कला के आध्यात्मिक जादू में विश्वास करता था। उसने एक शानदार अजगर चित्रित किया था। हालांकि उन्होंने उसकी आंखें बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि यदि उसने आंखें खोली तो वह जीवंत हो जाएगा। उनकी कला में उनके विश्वास की शक्ति और सामर्थ्य इस प्रकार थी कि वे अपनी कला को जीवंत बनाने और आग में झुलसने वाले अजगर के शिकार होने की संभावना से भयभीत थे। यहाँ पर जो तीसरी कहानी है वो इस प्रकार है। अब हम मध्य युगीन यूरोप और विशेष रूप से एंटवर्प बेल्जियम में तीसरी और अंतिम कहानी पर आते हैं। एक बार क्वेंटिन नाम का एक लोहार था, जिसे एक साथी ट्रेडमैन की बेटी, जो कि एक पेंटर थी, उससे प्रेम हो गया था। 2 कौशलों और पेशों के बीच में इसके सामाजिक अंतर ने इस संभावना को कम कर दिया कि चित्रकार कभी भी उनसे एक साथ विवाह कर सकता है। शादी में अपने प्रिय हाथ कमाने के लिए लोहार ने चित्रकार के पैनल पर एक मक्खी बनाने का फैसला किया। यह बिल्कुल जीवंत लग रहा था और चित्रकार बेवकूफ़ बन गया और इसे जीवित कीट मानकर उड़ाने की कोशिश करने लगा। क्वेंटिन के कौशल, संकल्प और सरलता से वह आश्वस्त हो गया कि और चित्रकारों में से एक बन गया। कहानियों से कलाकारों के उद्देश्य में निहित अंतर का पता चलता है। चीनी कलाकार अपने काम में गहरा अर्थ और भावना रखते हैं, जबकि यूरोपीय लोग बाहरी दिखावे और जीवन जैसी समानता के बारे में चिंतित हैं। लेखक फिर सांसुई की चीनी अवधारणा के बारे में बात करता है, जिसका अर्थ है पहाड़ और नदी। वह यांग और यीन अवधारणाओं के बारे में सूचित करती है। 2 आयामों ऊर्जाओं को वैक्यूम या खालीपन द्वारा अलग किया जाता है, जहाँ 2 ऊर्जाएं टकराती हैं और विलीन हो जाती है। यह वह जगह है जहाँ कलाकार की कल्पना निहित है और वह अपने काम के माध्यम से संचार की आंख बन जाता है। अंत में पाठ उन कलाकारों के बारे में भी बात करता है, जिन्हें प्राकृतिक रूप में उपहार मिला है और वे औपचारिक प्रशिक्षण और सबक प्राप्त नहीं करते। कलाकार सहज होते हैं और अनपरंपरागत तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो तैयार किए गए कलाकार नहीं कर सकते। नेकचंद द्वारा
विकसित चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का उल्लेख करते हुए लेखक ने इसे टाइप किया। अब वह एक अपरंपरागत जीनियस भी थे, जिनके पास अपने समकालीनों और पूर्ववर्तियों से ऊपर और आगे की सोचने की दृष्टि दी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।